मेरा नाम स्वर्णा दीवान है और मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट मंथ जो मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा का जो रिज़ल्ट आया है 2024 का, उसमें मुझे डेप्यूटी कलेक्टर के पोस्ट पर चयनित किया गया है। और यूपीएससी टाइम्स चैनल का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी जर्नी और स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरा 5th अटैम्प्ट था और पिछले अटैम्प्ट्स में कुछ मुझसे गलती थी, जिस पर मैंने निरंतर काम करते हुए सुधार किया। और ये जो सिलेक्शन मिला है, मुझे लगता है ये जो सफलता है, इसके लिए ये मेरी अकेले की सफलता नहीं है, मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगी ईश्वर और अपने माता पिता के सहयोग से, आशीर्वाद से आज मैं इस पद पर पहुँची हूँ। इसके अलावा जब मैंने ये तैयारी स्टार्ट करी थी, तो मैं सबसे पहले उन्हीं टीचर्स को थैंकफुल हूँ उनके प्रति, जिसमें आशीष दीक्षित सर का मैं नाम लेना चाहूँगी, संदीप तिवारी सर, विवेचना मैम। और 2024 के लिए जो मैंने मेंटोरशिप ज्वाइन किया था, उसमें सारांश आईसीएस का ललित बैरागी सर, सुजीत सर, कपिल सर, तो इनका बहुत सहयोग रहा है। और इंटरव्यू लेवल पर भी जो मुझे कई टीचर्स ने सपोर्ट किया, जैसे कि अंकित चतुर्वेदी सर, अमित तिवारी सर, अवधेश सर, शर्मा सर और जबलपुर से राम सर। तो मैं इन सब के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी सबसे पहले। और इसके अलावा एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल भी आपका बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी अपने फ्रेंड नितिन यादव को, रोहित श्रीपाल भैया को। तो मैं इन सब की बहुत आभारी हूँ और सभी के सपोर्ट से ही आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। इसके बाद मैं सीधे अपनी जर्नी पर आती हूँ। तो जब मैंने 2020 का अटैम्प्ट दिया था, तो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और उसमें मेरा प्रीलिम्स मेंस दोनों क्वालिफाई हुआ, मैं इंटरव्यू तक भी पहुँची। बट मेरा वेटिंग में नाम आया और फर्स्ट वेटिंग थी हालांकि वो, बट वो क्लियर नहीं हो पाई। उसके बाद मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरा 2021 और 23 का प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ। 2022 का मेंस मैंने लिखा बट मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो लगातार असफलताओं से निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन मैंने जो अपनी गलतियां हैं उन पर काम करा और फाइनली 2024 में जो प्रीलिम्स हुआ, आपको पता होगा कि ये इसमें पोस्ट भी काफ़ी कम आई थी और सिलेबस भी दूसरी बार चेंज हो चुका था, जो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग था। तो ये चीज़ तो उस समय डर तो था कि इतनी कम पोस्ट पर कैसे चयन हो पाएगा, जब 450 पोस्ट में नहीं हुआ, 230 पोस्ट में नहीं हुआ। बट जो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है, मुझे लगता है इस एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़रूरी है, और खुद पर विश्वास। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और आप जिस अटेम्प्ट में 100% दे देते हैं, तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता है। बस आपको पता हो कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। मैंने जो है गलतियाँ खुद करी और खुद से सीखा, इस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। बट मैं जो गलती आपको बताऊंगी आप वो मत करिएगा, तो उसकी वजह उससे आपका ये होगा कि आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ाई का नहीं है कि आपने सिलेबस याद करा, वहाँ कॉपी पेस्ट कर कर आ गए। इसके लिए स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। एक सफल और असफल अभ्यर्थी के बीच जो अंतर होता है वो स्ट्रेटजी का ही होता है। और पहले मैंने अपनी स्ट्रेटजी पर जो है काम नहीं करा, फिर बाद में मैंने निरंतर कमियों पर सुधार किया, जिससे मुझे आज सफलता मिली है। और आप इतना कैलकुलेटिव भी मत होइएगा कि किस वर्ष पोस्ट कम आ रही है, कब ज़्यादा आ रही है। आप खुद पर विश्वास रखिए, जब आप अपना 100% देंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 10 पोस्ट पर भी होगा। तो अब मैं सीधे स्ट्रेटजी पर आती हूँ। बुक लिस्ट मैं इसके बाद आपको बता दूंगी। और मेरा ये सजेशन भी है कि आप जब भी किसी टॉपर से मिला करें, उनसे कुछ पूछा करें ना, तो आप स्ट्रेटजी पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए, क्योंकि बुक लिस्ट जनरली सभी की सेम ही होती है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर होता है और सारी बुक लिस्ट वाले सिलेक्ट होते हैं, बट स्ट्रेटजी जो है लोगों में अंतर करती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी ही बताऊंगी, क्योंकि आपको जैसे पता है कि एग्ज़ाम 3 चरणों का होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और तीनों ही स्टेजेस की एक अलग डिमांड होती है। तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी डेप्थ में
किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। और जैसे अगर आप सिलेबस देखते हैं तो एमपी की यूनिट आपको पता है, एमपी की आर्ट एंड कल्चर एक पूरी यूनिट है, एमपी की ज्योग्राफी पूरी यूनिट है। थर्ड यूनिट मैं कहना चाहूंगी जैसे जनजाति वाली, वो भी पूरी एमपी की है। इसके अलावा एमपी पॉलिटी और एमपी इकोनॉमी, आप देखेंगे कि सीधे सीधे 5 यूनिट एमपी से पूछी जा रही है। तो हम देखते हैं कि एग्जाम अगर आप उठाकर देखेंगे पेपर, तो 40 से 45 प्रश्न सीधे एमपी से पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि आपको किस यूनिट पर ज्यादा फोकस करना है। तो एमपी का वेटेज इसमें बहुत ज्यादा है, तो आपको एमपी को ज्यादा समय देना है। मेरी स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं 2 से 3 महीने पहले प्रीलिम्स पढ़ती थी, तो मैं जिस भी बुक से पढ़ती थी, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, तो जैसे उसमें 50 चैप्टर्स है, तो मैं डेली 2 से 3 चैप्टर्स उसको पढ़ती थी। और जब तक एग्जाम ना हो जाए लगातार एमपी को मैं पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि मैंने एमपी को एक हफ्ते पढ़ लिया और फिर रख दिया पढ़ के, ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि एमपी का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो 2 से 3 चैप्टर डेली एमपी के पढ़ना। और पहली बात, प्रीलिम्स में आप 2 कैटेगरी में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करिए। एक सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डेली पढ़ने की जरूरत आपको होती है, और बाकी के सब्जेक्ट्स आप एक बार पढ़ के उसे 1-2 वीक बाद रिवाइज करोगे तो उसमें भी काम हो जाएगा। तो मैं ऐसी यूनिट देख पाती हूँ जैसे एमपी की जो जनजातियां हैं और जो करंट अफेयर है, तो ये ऐसी यूनिट है, आपको इसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। तो आपके लिए एकदम बर्डन नहीं बनेगा। अगर आप एकदम से लेके बैठोगे कि एग्जाम के 15 दिन पहले हम इसे पढ़ लेंगे, तो आपको काफी बर्डन क्रिएट कर सकता है, और बाकी यूनिट्स जो है वो आप भूल सकते हो, उससे आपको दूर कर सकता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि मुझे डेली 2 से 3 चैप्टर्स जो है एमपी के पढ़ने थे। और मैंने जो जातियों के नोट्स बनाए थे उसके ज्यादा नहीं, बहुत ही व्यवहारिक मेरी स्ट्रेटेजी रही है कि 2 से 3 पेज में डेली जनजातियों के पढ़ती थी, और करंट अफेयर्स भी मैं डेली पढ़ा करती थी। और इसके अलावा एमपी का पॉलिटी या फिर आर्ट एंड कल्चर उठा लिया, उसके अलावा ये मेरा डेली का कंफर्म था। और फिर आप कोई सा और सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जैसे कि आप पॉलिटी उठा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, और उसे पढ़ सकते हैं, फिर उसको 1-2 हफ्ते बाद रिवाइज कर सकते हैं। तो ये ऐसे आप 2 कैटेगरी में बांट कर पढ़े तो आपको चीजें आसान होगा। और फिर उसके बाद अगर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की बात आती है, तो टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव आपको लगाना चाहिए, क्योंकि आपको कोई आंसर पता होता है, लेकिन जब 4 ऑप्शंस उसके आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अभी क्वेश्चन एक साथ पूछिएगा जब मैं बोलूंगी। पहले मैं स्ट्रेटेजी बता दूं उसके बाद। तो अ, जैसे कि क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो जब 4 ऑप्शंस हम देखते हैं तो हम भूल जाते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको लगाना चाहिए, और किस इंस्टीट्यूट की लगाना चाहिए, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉस्टली टेस्ट सीरीज लगाओगे तो ही आप सफल होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कॉस्टली भी लगाई है, रीजनेबल भी लगाई है, और मैं दोनों में ही सारे फिल्म्स, मतलब जब भी मैंने टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाई है तो वो निकले। जैसे 2024 के लिए और 2025 का भी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, तो उसके लिए तो मैंने सारांश आईसीएस की ही टेस्ट सीरीज लगाए थे। और उसमें ऐसा रहता है, काफी टेस्ट सीरीज, कुछ मिनी टेस्ट सीरीज होती है जिसमें 100 की बजाय 50 क्वेश्चन ही होते हैं। तो वो मुझे काफी टाइम सेविंग भी लगे, क्योंकि डेली इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है आप 100 क्वेश्चन डेली लगाओ। क्योंकि मेरा पर्सनली ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देती थी, उसको रिवाइज करने पे। तो बट जो है टेस्ट है वो भी नहीं छूटने चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको भी ऐसा ज्यादा लोड पड़ रहा है तो आप मिनी टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले मतलब, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रीलिम्स के लिए आपकी पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन जब 2 घंटे आप जब एग्जाम हॉल में होते हो, उसके लिए आपका माइंड जो है बहुत शांत होना जरूरी है। आप अगर पैनिक होगे तो सरल क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो। तो आपको पूरी नींद लेकर जानी है। और ऐसा देखा है मैंने, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन है, आप उसके बारे में श्योर नहीं हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो क्या होता है, आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको अलग से समझ में आता है कि ये इसका आंसर हो सकता है, बट उसके बाद आप ज्यादा दिमाग लगा लेते हो और दूसरा ऑप्शन चूज कर लेते हो तो रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें अगर आपको लगता हो कि आपने इसको कहीं 1-2 बारी देखा सुना है, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपके दिमाग में आता है वही सही आंसर होता है।
तो ये एक स्ट्रेटेजी मैंने प्रीलिम्स के लिए अपनाई। और प्रीलिम्स में अगर आप बहुत ज़्यादा सोर्सेस का यूज़ नहीं करना है, जो आपको एक बार आपने पढ़ लिए तो उसी पर विश्वास रखते उसी को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आप कभी भी प्रीलिम्स से अगर बाहर होगे तो वो इजी क्वेश्चन की वजह से ही होगे, टफ क्वेश्चन की वजह से कभी बाहर नहीं होगे। और आप कोशिश जो करते हो कि हम दूसरी जगह से पढ़ के ऐसे हार्ड क्वेश्चंस ढूंढ लें, जो हमारे मेंस प्रीलिम्स में अगर टफ क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। जो प्रीलिम्स में भी टफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी को नहीं पता होता कहाँ से आते हैं, वो सबके गलत होते हैं और वो डिसाइडिंग नहीं होते हैं कि आपका प्रीलिम्स पास हो रहे हो या नहीं। हमेशा आपका जो कट ऑफ है वो सरल जो है प्रश्न उनसे ही डिसाइड होता है। तो प्रीलिम्स का जो है आपकी टेस्ट सीरीज का आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि आपको क्या मोटिव, तो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है उसका मोटिव ये होना चाहिए कि बार बार जो इजी क्वेश्चंस है वो आपकी आंखों के सामने से गुजरते रहें और आप उनसे बार बार देखते रहो और इजी क्वेश्चंस गलत ना करो। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये चीजें, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत इजी होते हैं, बट जब 4 ऑप्शन देखते हो तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो आपको मोटिव पता होना चाहिए टेस्ट सीरीज का क्या है, कि आपको सरल प्रश्न गलत नहीं करने। तो आपको कोई से भी टेस्ट सीरीज आप लगा लो, कोई रीजनेबल रेट की मिले वो भी लगा लो, और ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि एमपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर से मैच करती हो फाइनल वाले। तो ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। फिर यदि मैं मेंस की स्ट्रेटेजी पर आऊंगी तो मेंस में भी मैंने ऐसा ही करा है कि सबसे पहले 2 कैटेगरी में सब्जेक्ट्स उसमें भी बांटा है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको डेली पढ़ना ही होता है, जिसमें मैंने हिंदी और मैथ्स को रखा। क्योंकि आप एक हफ्ते में मैथ्स को लेकर नहीं बैठ सकते हो कि आज आप पूरा सिलेबस जो है कवर कर लोगे और फिर आपसे बन ही जाएगा वो। क्योंकि मैथ्स अगर जिसको आता है तो आता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं रिवाइज नहीं कर पाया तो मुझसे परसेंटेज नहीं बन पा रहे। और हिंदी का भी ऐसा है कि वो काफी फैक्चुअल पेपर होता है, जो 5th पेपर होता है, क्योंकि उसमें पर्यायवाची विलोम शब्द ये सब पूछे जाते हैं। तो अगर आप उसको डेली नहीं पढ़ोगे तो एकदम से वो भी बर्डन क्रिएट कर सकता है। तो मैं अपनी अगर मेंस की स्ट्रेटेजी बताऊं तो सबसे पहले मेरा जब डे स्टार्ट होता था तो 1 घंटे मुझे हिंदी पढ़ना ही पढ़ना था, और अगले 1 घंटे मैं मैथ्स डेली करती थी। और मेरा जो है 11th-12th में मैथ्स कॉमर्स सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे मैथ्स में ऐसी कोई समझने में दिक्कत नहीं रही है। लेकिन अगर आपका मैथ्स वीक हो तो आप उसके लिए अलग से क्लासेस लीजिए, किसी फ्रेंड की हेल्प लीजिए। ऐसा मत करिए कि आप कोई पोर्शन छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से प्रश्न पत्र बन रहे हैं उसमें ऑप्शंस हमें नहीं मिलते हैं, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अलावा हमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। और अगर उस पोर्शन से आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है तो आपके सीधे सीधे वो नंबर जाएंगे। तो मैथ्स आप डेली कीजिए। और हिंदी जो है, हिंदी का भी 30 से 45 मिनट भी आप देंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द और जितने भी फैक्चुअल चीजें हैं, तो वो बेटर रहेगा। और अगला 1 घंटा मेरा रिवीजन का होता था, जो मैंने पिछले दिन पढ़ा होता था। तो ये 3 घंटे तो मेरे इसमें ही चले जाते थे। फिर नेक्स्ट मेरा जो रहता था वो पेपर 2, 3 और 4 पढ़ती थी मैं, क्योंकि फर्स्ट सॉरी जो फर्स्ट पेपर है, आप जब तैयारी आप स्टार्ट करते हो तो आप फर्स्ट पेपर पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने बचपन में भी स्कूल में कभी ना कभी पढ़ी होती है वो, तो आप कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर रहे होते हो। लेकिन जो सेकंड थर्ड उसके बाद के जो पेपर होते हैं ना, उसमें ये होता है कि उसमें गैप नहीं मिलता है। और अगर आपका बहुत अच्छे से आपको टिप पे चीजें याद नहीं है, अगर आपको टिप पे चीजें याद नहीं है और आपने बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करा है, तो इतने कम टाइम लिमिट में आप भूल जाते हो चीजें, आपको छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेरा फोकस सेकंड और थर्ड पेपर पर रहता था। तो मैं जो है 3 घंटे के बाद अपना सेकंड पेपर अच्छे से पढ़ती थी, थर्ड पेपर पढ़ती थी। अब होता ये है कि सेकंड पेपर भी फैक्चुअल होता है, उसमें हमें काफी अनुच्छेद पढ़ने होते हैं, संविधान में फैक्ट पढ़ने होते हैं। थर्ड पेपर जो साइंस का है उसमें आप मन से नहीं लिख सकते, वो भी काफी फैक्चुअल होता है। इकोनॉमी में भी आपको काफी आंकड़े याद रखने पड़ते हैं। तो ये सब पढ़ के जो टफ सेक्शन है वो मैं पहले ही कर लेती थी। और उसके बाद क्या होता था, थोड़ा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं जब हम, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और जब फोर्थ पेपर है फिर उसके बाद पढ़ते हैं। क्योंकि कंपैरेटिवली जो फोर्थ पेपर होता है वो सेकंड थर्ड के मुकाबले इजी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, काफी क्रिएटिव होता है। आप अपने खुद के थॉट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रशासन में कैसे पारदर्शिता बढ़ाई जाए, सत्यनिष्ठा को
समझाने के उपाय बताइए, और जो अलग अलग थिंकर्स है हमारे, हम जब उनके विचार पढ़ते तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो पढ़ने में मन लगता है। तो इस तरीके से पूरा मैं किया करती थी, और फर्स्ट पेपर भी इग्नोर ना हो जाए, क्योंकि वो भी 300 मार्क्स का आता है, तो कहीं ना कहीं मैं डेली उसको भी मैंने 2024 वाले में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा दिया है। कि तो मेरा ये है कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ पेपर मेरे डेली चलते थे। मैंने ऐसे तैयारी नहीं करी है कि आज मैं एक हफ्ते के लिए सेकंड पेपर लेकर बैठ गई, फिर अगले हफ्ते पूरा थर्ड पेपर करी। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो उससे क्या होगा मैं क्वेश्चन सभी लूंगी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब मैं बोलूंगी तब आप पूछिएगा, तब मैं सारे आंसर्स करूंगी। ओके। तो मैं ये बता रही थी कि अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार में एक सब्जेक्ट लेकर बैठ गए, तो आप होगा ये कि एक सब्जेक्ट से काफी लंबे समय के लिए दूर हो जाएंगे, और फिर जब आप टेस्ट सीरीज देने जाएंगे या फाइनल एग्जाम होगा तो आपको वो सब्जेक्ट नया लगेगा। इसीलिए सारे सब्जेक्ट को मैंने एक साइकिल फॉर्म में चलाया है, और फर्स्ट से फिफ्थ पेपर मैंने डेली पढ़े हैं। और अगर आप भी ऐसा करते हैं, आपको मिक्स करके पढ़ना है चीजें, ताकि आप एकदम भूल ना जाओ कोई भी सब्जेक्ट। तो ये मेरी मेंस की स्ट्रेटेजी रहती थी। और दूसरी बात, मेंस में ये तो पढ़ाई की बात हो गई, अब आंसर राइटिंग की बात आती है। तो मेंस में सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जाओ, आपको आंसर राइटिंग पर भी बहुत ध्यान देना है। मैं जो पिछले अटेम्प्ट से मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया, उसकी एक वजह ये भी रही है कि मैंने डेली आंसर राइटिंग नहीं करी। तो आप टेस्ट सीरीज अगर कोई ज्वाइन करते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको डेली आंसर राइटिंग भी करनी है, वो भी विद टाइम लिमिट। तो मैंने 2024 में जैसे मेंटोरशिप ज्वाइन करी थी, तो उसमें ये होता था कि मिनी टेस्ट सीरीज होती थी एक, जिसमें 5 क्वेश्चन होते थे 2 मार्क्स वाले, 2 होते थे 7 मार्क्स वाले, और एक होता था 10 मार्क्स वाला। तो अगर आप 1-1 मिनट मिलता है 2 मार्क्स में, और 3 मिनट के लिए 7, ऐसे टोटल करोगे तो 20 से 21 मिनट का टाइम सेट होता था। तो वो टाइमर लगा के मैं किया करती थी। और मेरा ये स्ट्रेटेजी हमेशा रही है कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाते हैं, और बेस्ट करने के चक्कर में क्या होता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो भी एग्जाम की फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और फिर हमें लगता है एग्जाम बहुत टफ है। तो ऐसा नहीं है, जो आप प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं उसी से आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं, तो आप प्रैक्टिकल रहिए। तो मैंने ऐसा नहीं है कि डेली मैं टेस्ट सीरीज लगा रही हूँ, मैंने मिनी टेस्ट सीरीज लगाई है 20 से 21 मिनट की आंसर राइटिंग के लिए, तो आप वो लगाइए। और जब मेरा 2024 में पूरा सिलेबस कवर हो गया, तो जो फाइनल एग्जाम था उसके मेरी पर्सनल यही रहा है कि 15-20 दिन पहले ही मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाई है। क्योंकि फोकस ये होना चाहिए कि आप जो है फाइनल एग्जाम में टॉप करें, टेस्ट सीरीज में नहीं। आप जब टेस्ट सीरीज के लिए पढ़ते हो तो क्योंकि उसमें अगर यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं तो 3-3 दिन का गैप मिलता है। तो 3 दिन के गैप में जो आप परफॉर्म करते हो, और विदाउट गैप में जब लगातार 6 पेपर होते हैं उसमें परफॉर्म करते हो, तो वहां पे डिफरेंस आता है। और प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए विदाउट गैप की, वो तब हो पाएगी जब आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन हो पाएगा। तो मेंस में आप कोशिश करिए कि आपका जो पर यूनिट है, आप कम से कम 5 बार रिवाइज करके ही जाए, क्योंकि अगर इससे कम बार अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको जो इजी चीजें आप भूलोगे, आपकी आंसर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, और मेंस आपका क्वालिफाई नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो अच्छी क्वालिटी में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। और कई ऐसा होता है कि मेंस में फैक्ट अगर हम ऐड करते हैं तो उससे हमारे आंसर की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो जो छोटे छोटे फैक्ट्स है, जैसे कोई डेट है, जैसे मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट का ईयर क्या है, कोई योजना कब स्टार्ट हुई, या हेमेटोलॉजी के जनक कौन है, इस टाइप के जो फैक्ट्स हैं, तो आप उसको जो है अपने स्टिकी नोट्स में आप अपने वॉल पर लगा सकते हैं, टेबल पर लगा सकते हैं, जहाँ पर भी मतलब आप जहाँ पर भी रहते, लाइब्रेरी में रहते, उस टेबल पर उसे लगा सकते हैं। आप अपने सिलेबस में उसे लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख कर भी रख सकते हैं, जिससे बार बार आपकी इस पे नजर पड़े, तो आपको उसे रिवाइज करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा। उससे होगा ये कि वो बहुत आसानी से आपको सबकॉन्शियस लेवल पर माइंड में चला जाएगा। और कम रिवाइज भी करोगे तो आपको मेंस में जब आंसर राइटिंग करोगे तो वो चीज़ें आपको याद आएंगी। तो मेंस के लिए मैंने पहले ये नहीं करा था, तो कहीं ना कहीं मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था, बट ये चीज़ें मैंने सुधार करी। अब मैं थर्ड स्टेज पर जैसे आऊँ,
इंटरव्यू स्टेज पर। तो इंटरव्यू को मेरा पर्सनली ये मानना है कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट जस्टिफिकेशन। आप कितने बेहतर तरीके से खुद को जस्टिफाई कर पाते हैं, इससे तय होता है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। जैसे कि आप किस जिले से हो, तो आप जस्टिफाई कर पाओ कि उस जिले की जो ऐसी विशेषता है जो वर्ल्ड फेमस है वो आपको पता हो, और बेसिक डिटेल्स आप उसकी कहीं भूल ना जाओ। आप बहुत डीप उसको पढ़ रहे हो और आपको यही नहीं पता कि उसका दूसरा नाम क्या है, आप अपने बारे में तैयार कर रहे हो, आपको खुद के नाम का ही अर्थ नहीं पता है, तो ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन जाता है। और जो जो भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन करा हो, उसके बारे में जो प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड वहाँ सवाल होते हैं, तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि जब कोई ऐसा इंसान आता है जिसने मान लीजिए इंजीनियरिंग करी है, तो आपके मन में नेचुरली कौन से क्वेश्चंस उठेंगे कि आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि उससे क्या आना चाहिए। ऐसे आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग खुद प्रश्न बना सकते हैं, उसके खुद उत्तर तैयार कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए क्योंकि मैंने 24 में कोई क्लास नहीं ली, मेरा 2020 में भी इंटरव्यू हो चुका था, तो मुझे एक अप्रोच समझ में आ गई थी। और इंटरव्यू में आप जितने ईमानदार रहते हैं, जितने जेन्युइन रहेंगे, उतने अच्छा आपका इंप्रेशन जो है पड़ेगा वहां पर। क्योंकि कई लोग अपने डेफ में गलत जानकारियां देते हैं, झूठी जानकारियां देते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो बोर्ड है वो ऑलरेडी बहुत सीनियर है और उन्हें काफी एक्सपीरियंस है चीजों का, अलग अलग लोगों का। और जब आप कोई भी चीज झूठ बोलते हैं तो वो आपके फेस पर वहां दिखता है। तो किसी भी तरह का झूठ बोलने से बचे, और जितना जेन्युइन रहेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये तो मेरी स्ट्रेटेजी मैंने शॉर्ट में आपको बता दी। अब जैसे बुक लिस्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगी, तो मैं सबसे पहले प्रीलिम्स की बुक लिस्ट में आऊंगी। तो प्रीलिम्स में जैसे फर्स्ट यूनिट हम भारत का इतिहास देखते हैं, तो उसके लिए मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी, मैंने जबलपुर के इंस्टीट्यूट से तैयारी करी थी। जब मैं ग्रेजुएशन के आई थिंक सेकेंड ईयर में थी, तब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी। तो विवेचना आईएएस इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा है। तो वहाँ से जो मेरे क्लास नोट्स थे हिस्ट्री के, मैंने उससे ही पढ़ाई करी है, एंशियंट मिडेवल मॉडर्न। और जो अभी नया इसमें जो ऐड हुआ है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, अरण्य ग्रंथ का जो डेप्थ में आता है। किसी ने ऐसा कमेंट करा है कंसिस्टेंसी के लिए कि 2 दिन के बाद कंसिस्टेंट आप नहीं रह पाते हो। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आप आज कंसिस्टेंट हो 100%, तो अगले दिन भी 100% ही हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगले दिन आप 80% हो सकते हो, नेक्स्ट डे 50% हो सकते हो, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर से आप 70%। फिर तो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इस बारे में नहीं है कि आप अपने टारगेट्स कितने अचीव कर पाते हो। आप टारगेट्स बनाओ। आपका किसी दिन पढ़ने में मन नहीं भी लग रहा है, तो आप 4-5 सब्जेक्ट भले मत पढ़ो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है आपका, हम उसको पढ़ लो। लेकिन कोई भी दिन ऐसा खाली ना जाए कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई ना करो। तो इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कैसे करें? कॉलेज के साथ आपको टाइम डिवाइड करना होगा, मतलब 50-50% करके। मैंने भी कॉलेज के साथ ही तैयारी करी थी, और उस टाइम ऐसे बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाई, लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपके पास अभी टाइम है कि आप एनसीईआरटीज भी कवर कर सकते हो। क्योंकि बाद में अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तब आपको इतना ज़्यादा एनसीईआरटीज का टाइम नहीं मिलता है, हर एक साल में पेपर होते हैं, तो सिलेबस इतना वास्ट है। तो आप एनसीईआरटीज अगर आपको पढ़ना है तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप कॉलेज से ही पढ़ाई कर रहे हो पीएससी की, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं सबसे पहले सोर्सेस के बारे में बता रही थी, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि फर्स्ट जो हिस्ट्री है, तो मैंने विवेचना आईएएस के नोट से पढ़ा था। फिर नए जो उसमें टॉपिक ऐड हुए, उसमें वेदांत से लिया था। एक एमपीपीएस एकेडमी, उसके नोट्स भी अच्छे थे। इसके अलावा सारांश आईसीएस में भी जो सर पढ़ाते हैं, उन सब का मतलब मैंने मिक्स करके पढ़ा था। ठीक है। और उसके बाद सेकेंड यूनिट जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति, तो ये मैंने माहेश्वरी की बुक पढ़ी थी। कई लोग परीक्षा धाम भी पढ़ते हैं। कई लोग परीक्षा धाम भी पढ़ते हैं, तो वो भी अच्छी है। और सिलेक्शन तक की जो बुक आई है वो भी काफ़ी अच्छी है, प्रेजेंटेशन उसमें काफ़ी अच्छा दिया है। बट मैंने जो है अपने सोर्सेस चेंज नहीं करे, मेरी जिस चीज़ से पढ़ने की आदत थी मैंने उसी पर रिलाई करा। तो मेरा जो सेकंड है वो माहेश्वरी। ठीक है। और फिर थर्ड जो है इंडियन ज्योग्राफी, इसके लिए मैंने महेश कुमार वर्णवाल की बुक
प्रेफर करी थी। और जैसे 4th यूनिट है एमपी की ज्योग्राफी, इसके लिए भी मैंने माहेश्वरी से पढ़ा है। 5th यूनिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ा है। और दृष्टि आईएएस की भी मैंने हेल्प ली है, जो उनके आर्टिकल्स डले होते हैं गूगल पर वो। और जो आयोग वाला पार्ट है मैंने इससे पढ़ा है, परीक्षा धाम से। इसके अलावा जो 6 यूनिट है एमपी इकॉनमी की और भारत की इकॉनमी, ये मैंने सारांश आईसीएस के कपिल गुर्जर सर से पढ़ा है। और इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं ली। इसके अलावा मतलब मुझे वो मोर देन इनफ नोट्स लगे कपिल सर के, और मुझे बेस्ट लगा उनका पढ़ाने का तरीका भी। और इससे क्वेश्चंस, मतलब मेरा प्रीलिम्स हो गया था क्वालिफाई, सारे क्वेश्चंस आ गए थे रेंज में। और जैसे 7th यूनिट है, तो 7th यूनिट साइंस वाली है, तो उसके लिए मैंने जहाँ से तैयारी करी थी विवेचना आईएएस से मैंने नोट्स है, जो क्लास नोट्स है उससे पढ़ा था, वहाँ से जो फाइल मिलती थी उससे पढ़ा था। और जो नए टॉपिक्स इसमें जुड़े थे, तो जो सारांश आईसीएस के सुजीत सर है, उन्होंने ही उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला जो टॉपिक है, और एनीमिया है, और जो सतत विकास है, कुपोषण है, सारी चीजें सुजीत सर ने बहुत अच्छे से कवर करवाई थी उसमें, तो उससे मेरा कवर हो गया था। अब 8th यूनिट की बात करते से करंट अफेयर की, तो इसके लिए सीधा स्पीडी पढ़ी थी मैंने, और एक तथ्य बाढ़ करके बुक आती है वो पढ़ी थी। तो इससे करंट अफेयर हो जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप जो चैनल है, जैसे मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट है, उसको भी आप देखते रहोगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। और यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हो, तो ऐसी चीज़ों को आप सब्सक्राइब करके रखें। और जो 9th यूनिट है तो ये मैंने परीक्षा मंथन से पढ़ा था। इसके अलावा शुभम गुप्ता सर के नोट्स, कुलदीप सरकार सर की वीडियोस मैंने देखी थी, और फिर सुजीत सर ने जो पढ़ाया था उसको भी मैंने ऐड करा था, एडिशनल जो भी जानकारियां हैं। किसी ने कमेंट करा हाउ टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स, तो नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव, आप इतना एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है, आपको कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट करना है, और इसके साथ आप कैसे चीज़ों में बैलेंस करके रख सकते हो, कैसे स्ट्रेस के साथ ही कंफर्टेबल हो सकते हो, वो सीखना है। क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ता है उसी को स्ट्रेस होता है, तो बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है, सबको एंजाइटी होती है, पैनिक होता है, कोई एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है। बट आपको खुद पर हर हालत में विश्वास रखना है, और आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हो, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे बिल्कुल दूरी बनाकर रखो। अपने जो टीचर्स है, अपना एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल बनाकर रखो जो आपको मोटिवेट करे, तो आपको जो है नेगेटिव थॉट्स थोड़े कम आएंगे। ठीक है। उसके बाद मैं जनजातियों वाले यूनिट पर आती हूँ, तो इसके लिए मैंने जीनियस एकेडमी के नोट्स लिए थे, और निर्माण आईएएस की बुक ली थी, और इसके लिए कपिल सर ने भी क्लासेस ली थी, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रही मेरे लिए। अब जैसे मैं मेंस की बुक लिस्ट पर आ जाऊँ, तो मेंस के लिए मैं जैसे कि हिस्ट्री है, तो ये काफ़ी वास्ट है। तो जब मैंने इसके नोट्स बनाए थे उस टाइम लॉकडाउन लगा था, तो मुझे सोर्सेज की काफ़ी कमी थी, ऊपर से मैं इंदौर कभी पढ़ने गई नहीं हूँ, जबलपुर में ही मेरी पढ़ाई हुई है, तो मुझे हिस्ट्री में काफ़ी टाइम लग गया था। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले बने हुए मेंस के, तो आपके लिए टाइम सेविंग रहेगा। ये मैंने विवेचना आईएएस के नोट्स, एनसीईआरटी, विपिन चंद्रा, इन सब से, और दृष्टि आईएएस की हेल्प ली थी हिस्ट्री के लिए। और जो 2nd यूनिट है, ये निर्माण आईएएस से कवर की थी मैंने। और ये थोड़ी यूनिट क्योंकि नई जुड़ी है, तो ये काफ़ी टफ लगती है, तो मैंने जो ललित बैरागी सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये वाली यूनिट कवर कराई, बहुत इजी वे में, प्रॉपर कैटेगरी बनाकर, तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। और 3rd यूनिट के लिए जो ये जो है, ये आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं, और कोई भी एमपी बोर्ड की बुक्स भी आप ले सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और जो 4th यूनिट है वो माहेश्वरी से कवर हो जाती है। 5th यूनिट जो है रियासतें, आप निर्माण आईएएस भी ले सकते हैं, और एमजीआईसीएस के नोट्स भी इसके लिए अच्छे हैं, एमपी की रियासतों के लिए। ज्योग्राफी मतलब 2nd पार्ट बी की बात करें, तो उसके लिए 1st यूनिट वर्णवाल से कवर हो जाती है। 2nd यूनिट के लिए फिर से माहेश्वरी और एमजीआईसीएस के नोट्स भी अच्छे हैं।
थर्ड के लिए मैंने फिर से वर्णवाल ली है, और इंटरनेट की इसमें हेल्प बहुत लेनी पड़ती है। ये जो ज्योग्राफी है, तो कोई टॉपिक आपका समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे गूगल कर लीजिए। आजकल तो जेमिनी एआई भी आ गया, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा वो। और फोर्थ यूनिट जैसे आपदा वाला जो है, इसके लिए मैंने एमजीआईसीएस के नोट्स उस टाइम लिए थे। और फिफ्थ यूनिट के लिए भी मैंने माहेश्वरी से मेरा हो गया था कवर। अब सेकंड पेपर पर आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फिर से लक्ष्मीकांत। सेकंड वाले में भी आप निर्माण आईएएस के नोट्स ले सकते हैं, परीक्षा धाम आयोग के लिए ले सकते हैं। और थर्ड यूनिट जो है, ये मैंने इंटरनेट की इसमें हेल्प ली थी और निर्माण आईएएस से हो गए थे थिंकर ये। फोर्थ यूनिट के लिए लक्ष्मीकांत से कवर हो गई थी और माहेश्वरी से। और फिफ्थ यूनिट जो नई ऐड हुई है, इसके लिए मैंने चैंपियन स्क्वायर के नोट्स लिए थे, तो उससे बहुत अच्छी तरीके से कवर हो गई थी वो। क्योंकि 2024 वाला अटेम्प्ट काफ़ी चैलेंजिंग था। उस समय जो सिलेबस चेंज हुआ था, उसके नोट्स प्रॉपर आए भी नहीं थे मार्केट में। तो जब जहाँ से जो मिला और बेस्ट मिला, हमने उसे लेकर याद करने की कोशिश करी। तो बुक लिस्ट सेकंड पेपर में जो सोशियोलॉजी है पार्ट बी में इसकी, तो ये उस टाइम सिविल जॉब के नोट्स काफ़ी अच्छे आए थे, तो मैंने सिविल जॉब ली थी। कुछ इग्नू की पीडीएफ थी, उससे भी हेल्प ली। और भोज एकेडमी, ऐसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनकी मैंने हेल्प ली थी। इसके अलावा सारांश आईसीएस ने अभी इसके बहुत अच्छे नोट्स निकाले हैं, हैंड रिटन नोट्स है, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इन दोनों को आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन, देखिए एमपीपीएससी में इतने ज़्यादा करंट ऐसा नहीं आता है कि आप मंथली लेंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो लीजिए एक समझ के लिए, लेकिन अगर आपको आने वाले 1 साल में एग्जाम देना है तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी, जो मैंने पहले बताया कि किस पार्ट से कितना आ रहा है। तो करंट अफेयर के आप देखेंगे क्वेश्चंस 8-10 ही आते हैं, तो उसके लिए अगर आप इतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे मैगजीन में, तो आपके लिए ये थोड़ा सा आपको उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मैगजीन का इतना रोल नहीं है। आप नॉर्मल न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, जैसे दैनिक भास्कर, आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप का आराम से करंट अफेयर हो जाएगा। आप दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर या जो आपको अच्छा लगता है पत्रिका, वो भी पढ़ सकते हैं। स्पीडी और तथ्यवान ले ले, इतना काफ़ी होगा। और इधर उधर की चीज़ों में मतलब अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें तो बेटर होगा। उसके बाद हम इकॉनमी पर आते हैं। तो इकॉनमी की फर्स्ट यूनिट के लिए निर्माण और दृष्टि आईएएस मैंने ली थी, और कई इसके टॉपिक इंटरनेट से भी करने पड़े थे जो नए ऐड हुए हैं, वस्तु सेवाओं का मानकीकरण वगैरह। और सेकेंड यूनिट भी निर्माण आईएएस और एमजीआईसीएस के भी कुछ नोट्स थे। और ये थर्ड यूनिट भी आप निर्माण से पढ़ सकते हैं। और उस टाइम पर कपिल सर ने भी ये चीज़ें कवर कराई थी, तो उन्होंने जो नोट्स दिए थे उसकी भी मैंने हेल्प ली थी। और फोर्थ यूनिट के लिए टाइम काफ़ी कम बचा था, तो उस समय सफलता आईएएस के नोट्स थे, वो मैंने उससे पढ़े थे। फिफ्थ यूनिट के लिए भी सफलता आईएएस के नोट्स से मैंने पढ़ा था। अब अगर अपन साइंस वाले पोर्शन पर आए, तो जो फर्स्ट यूनिट है उसके लिए मैंने विवेचना आईएएस से जो नोट्स थे उसको बेस बनाया। इसके अलावा दृष्टि की भी कई चीज़ें पढ़ी। और अगर हम सेकेंड यूनिट पर आए कंप्यूटर में, तो परीक्षा मंथन से हो गया था। और मैथ्स के लिए आप जो भी मार्केट में बुक आ रही हो अच्छी, वो आप देख सकते हैं, या फिर टॉपिक वाइज आप अपने कॉलेज की बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं इसकी। और थर्ड यूनिट जो है आयुष वाली, तो ये मैंने आकार आईएएस के नोट्स, क्लास नोट्स से मैंने इसको पढ़ा था। और फोर्थ यूनिट के लिए भी आकार आईएएस के नोट्स मैंने लिए थे। और फिफ्थ यूनिट जो है ये पर्यावरण से रिलेटेड यूनिट है। इसके लिए आप एमजीआईसीएस के नोट्स भी ले सकते हैं, या फिर कोई बुक आती है जो भी आप उसमें टॉपिक देख ले, वो भी ले सकते हैं। अब एथिक्स पर आ जाए, तो एथिक्स के लिए अगर मैं बताऊं, तो जैसे थिंकर वाला पार्ट है, तो ये जैसे समझ में नहीं आता काफ़ी बच्चों को, तो अभी जैसे ललित बैरागी सर से बहुत अच्छे से कवर करवाते हैं। लेकिन अगर बुक की अगर आप बात करें, तो इसके लिए उस टाइम पे मैंने काफ़ी चीज़ें महावीर पब्लिकेशन से भी कवर करी थी, और गूगल भी करा था काफ़ी चीज़ों के लिए। जो हमारी सनसेट टीवी है उसकी भी हेल्प ली थी। तो
ये मैंने मतलब मल्टीपल सोर्सेस इसके लिए यूज़ करे थे। इसके अलावा जो सेकेंड यूनिट है राष्ट्र की अवधारणा वगैरह, तो ये मैंने उत्कर्ष की जो यूट्यूब चैनल पे वीडियोस चल रही थी उसी से कवर कर लिया था। और बाकी इसके लिए तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने अपनी खुद की नोट्स भी पूरे निकाले हैं, तो आपको जिसका अच्छे से समझ में आए आप वो ले सकते हैं। और जैसे आप ये देखिए, जैसे मेरा सिलेबस है तो यहाँ पर जो है मैंने छोटे छोटे से फैक्ट्स लिख कर रखे हुए हैं। तो आप ऐसे अपने सिलेबस में भी चीज़ें लिख के रख सकते हैं जो आपके आंसर क्वालिटी को एनहेंस करेगा। लक्ष्मीकांत कैसे कंप्लीट करनी है? आपको लक्ष्मीकांत एक बार पढ़नी है, उसके बाद उसके आप जैसे आप समझ में नहीं आ रही तो आप कोई क्लासेस ले लीजिए उसकी, जो आपको इजी लैंग्वेज में समझा सके, उसके नोट्स बना लीजिए तो वो हो जाएगी। फर्स्ट टाइम तो सबको टफ लगती ही है। अब नेक्स्ट अगर हम उद्यमिता वाले में आएंगे तो उस समय इसके नोट्स भी पूरे प्रिंट नहीं हो पाए थे, जितने मुझे याद है मार्केट में इसके नोट्स नहीं थे। तो सिविल जॉब ने नोट्स निकाले थे तो मैंने सिविल जॉब से कवर किया था, और सारांश में जो पढ़ाया जाता था उसे मैं अच्छे से पढ़ती थी और उससे हो जाता है मतलब। और हिंदी के लिए मैंने विवेचना IAS में जो मैम ने क्लास नोट्स बनवाए थे उससे पढ़ाई करी है, और वहाँ से जो फाइल मिली वो। और आप चंचल जैन भी ले सकते हैं, और कुछ टॉपिक जो नए ऐड हुए उसके लिए आपको लूसेंट हिंदी की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आपको यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने चैट जीपीटी से नोट्स बनाना, देखिए ज़्यादातर कोशिश तो आप यही करिए किसी ना किसी बुक या फिर किसी नोट्स से ही अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाएं। लेकिन कोई चीज़ अगर डाउटफुल है तो उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। पूरा उस पर भी मैं मतलब पूरा उस पर डिपेंड भी नहीं हुई, बस कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही उसी के लिए मैंने हेल्प ली है। अब नेक्स्ट मैं आना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी है। तो जो मुझसे गलती हुई मैं वो आपको बताती हूँ कि जैसे कि इतना मतलब अटेम्प्ट मुझे क्यों लगे, आप ऐसी कौन सी गलतियां है जो ना करें, आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही हो जाए। तो आप इसके लिए जो अपने टीचर्स हैं उनके लगातार संपर्क में रहे और आप गाइडेंस ले, अच्छे इंस्टीट्यूट से गाइडेंस ले, डेमो लेकर देखे आपको जहाँ का बेटर मिलता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको बाहर आने में तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मुझे सारांश ICS का मेंटोरशिप प्रोग्राम भी बहुत बेनिफिशियल लगा, बहुत रीजनेबल प्राइस में। तो आप गाइडेंस बिल्कुल ले, ऐसा मत करें कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे। मेरे टाइम में जब मैं कोशिश करती थी सेल्फ स्टडी करूँ, और अकेले जब कोशिश करते हैं हम तो अकेले सब कुछ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हाउ टू राइट गुड आंसर, गुड आंसर तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो उसी से आता है। प्रैक्टिस से ही आपके आंसर्स अच्छे हो पाते हैं। आंसर राइटिंग क्लासेस काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं यूट्यूब पर भी, तो आप वो भी ले सकते हैं। आंसर राइटिंग पर भी मैं अभी बात कर लेती हूँ। पहले मैं गलतियाँ बता दूँ कि जो आपको नहीं करनी है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना है। आपको ऐसा नहीं करना कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम उससे मटेरियल इकट्ठा करने में ही चला जाएगा। और जब सारे बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे तब आप नोट्स बना रहे होंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। तो आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, जिस भी इंस्टीट्यूट का आप लेना चाहें वो लीजिए। और दूसरी बात है, टीचर्स का अपना सपोर्ट रहता है, बट एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है सीनियर्स का। सीनियर्स मतलब कि जो खुद एग्जाम्स देते हैं, तो उसकी वजह से वो आपको ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें बता पाते हैं, छोटी छोटी सी जो आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसे सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं इंदौर कभी गई नहीं और मैं सेल्फ स्टडी ही करती आई हूँ। और जो मेरा पहले था वो भी लॉकडाउन की वजह से सब एक दूसरे से दूर चले गए, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। और ऐसे में सीनियर से किसी से जुड़ी भी नहीं थी जो मुझे ऐसे गाइड कर पाए। तो ऐसा सीनियर भी नहीं कि जो काफ़ी आपको डिमोटिवेट करे, क्योंकि कई लोग करते हैं एग्जाम को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोलते हैं उसके बारे में। तो आपको जेन्युइन लोग ढूंढने हैं जो आपके लिए सच में अच्छा चाहते हैं। तो आप ऐसे सीनियर संपर्क में रहे, जैसे कि छोटी छोटी सी चीज़ें मायने रखती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ 2022 वाला जो मैंने मेंस दिया था,
तो उसमें मुझसे बहुत छोटी सी गलती हो गई थी, जैसे कि उसके जो पेजेस है काफी अच्छी क्वालिटी के आ गए थे, जैसे क्लासमेट के पेजेस होते हैं वो वैसे आ गए थे। और उस टाइम मैंने किया था पेन चेंज, जिसकी जो है जो निब है वो काफी थिक थी, तो वो स्मूथ कॉपी पर क्या हो रहा था, वो एकदम स्लिप हो रही थी। उस वजह से मेरी स्पीड भी खराब हुई, मेरी राइटिंग खराब हुई, तो पूरी आंसर क्वालिटी ही खराब हो गई। तो ये जो छोटी सी बात है, ये आपको आपके सीनियर्स ही बता पाएंगे जो एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से संपर्क में रहना है। तीसरी बात, आपको ग्रुप बनाकर पढ़ाई करनी है। 3 लोगों का भी ग्रुप बनता है तो बहुत पेन कोई पूछ रहा है, तो मैंने ये लिंक ग्लाइसर का पेन यूज किया था। तो आपको आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग कई लोग अदर पेन भी यूज करते हैं। आपको जिसमें ग्रिप बन रही हो, जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी आ रही हो, अब वो वाला पेन यूज करें। ऐसा कोई नहीं है कि आप सभी को ये करना है। तो मैंने जो 24 वाला अटेम्प्ट है वो इसी पेन से लिखा था, तो ये अच्छा था। तो दूसरी बात अगर मैं बताऊँ, आपको ग्रुप बनाना है, क्योंकि आप कई चीजें हैं, आप ग्रुप से आपको बहुत फायदा होता है। जैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो काफी बोरिंग होते हैं, टफ होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स में हम देखते हैं करंट अफेयर। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता था, बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता था और काफी फैक्चुअल भी होता है। तो अगर आप ऐसी चीजें ग्रुप पे पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि आपका वो सब्जेक्ट तैयार भी हो जाएगा। ऊपर से अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो जब हम कोई चीज ग्रुप में पढ़ते हैं दोस्तों के साथ, तो वो चीजें आपको एग्जाम में अपने आप याद हो जाती है। अगर आप पूरा अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते तो भी वो चीजें आपको याद आती हैं। तो आप प्लीज ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए आप ग्रुप स्टडी का यूज करिए, और ऐसा मत करिए कि आप 4-5 घंटे जो है वो ग्रुप स्टडी को दे रहे हैं। ग्रुप स्टडी मतलब 1 से 2 घंटा ही दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपको इंडिविजुअल देना पड़ता है, ग्रुप में आप एग्जाम नहीं देते हो। तो ग्रुप स्टडी का आप यूज उन सब्जेक्ट्स के लिए करें जो किसी एक का वीक हो, दूसरे का स्ट्रांग हो, तो एक दूसरे की हेल्प करें। और ऐसे सब्जेक्ट जो टफ हो उसके लिए आप ग्रुप स्टडी का करें। और 2024 में मेरा ऐसा ग्रुप बना था जिसमें मैंने बताया, मेरा फ्रेंड नितिन, रोहित भैया, राम, शिवानी, प्रियंका दी, इन सब हम सब मिलकर ऐसे पढ़ाई किया करते थे, संजना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिस्कस होती थी, तो काफ़ी चीज़ें माइंड में रह गई और काफ़ी कम समय में भी अच्छे से चीज़ें रिकॉल हो पाई। तो आप एक अच्छा ग्रुप बनाइए सारे सिंसियर लोगों का। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे बहुत सिंसियर हो, कुछ एकदम लाइटली ले रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें देखिए। और दूसरा, मैंने आंसर राइटिंग को लाइटली ले लिया था। मैं रिवीजन करती थी पर आंसर राइटिंग डेली नहीं करती थी। तो आपको ये चीज़ें करनी है कि आंसर राइटिंग डेली करनी ही है। और जो मैंने ग्रुप वाली बात बताई, वो पॉजिटिव लोग का ग्रुप बनाइए, और सीनियर से जुड़े रहिए, टीचर्स के संपर्क में रहिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। और अगर इसके अलावा अगर मैं टिप्स देना चाहूँ जो बहुत ही एक सफलता के लिए अच्छी साबित हो सकती, जो पहले मैंने नहीं करी थी, क्योंकि मैं अच्छे से रिवीजन नहीं होता था, तो छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाता था। जैसे अचानक से क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन में कंफ्यूज, उसे लगा कर रखे अपने टेबल पर, छोटे छोटे से ऐसे ही ईयर और बुक है कोई, तो वो आप देखें। इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, और 2020 में मेरा इंटरव्यू की भी उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई थी, तो उससे मैंने सीखा। मैंने अपनी गलतियों से लगातार सीखा है, और इस वजह से मैंने बहुत सारी कोचिंग्स में मॉक दिए है, क्योंकि वहां पर भी हम अनजान लोगों के सामने जा रहे होते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो आपको कोशिश करनी है कि आप नए लोगों के सामने जाए और बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा बोलने की कोई हैबिट नहीं है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हूँ। तो मुझे पर्सनली लगा था कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मॉक इंटरव्यूज़ देने की। मैंने बहुत सारी जगह दिया, और आपको भी कम से कम 5 से 6 जगह देना चाहिए मॉक इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये नॉलेज टेस्ट नहीं होता, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। बट पर्सनैलिटी में तो कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है, और कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज। और जो इंटरव्यू में पूछे जाते सवाल, उसमें भी यही पूछा जाता है कौन सी योजना चल रही है, कब स्टार्ट हुई। जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें और पिछली नीति में क्या अंतर था, ये प्रावधान पहले नहीं था क्या। तो काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही पोलाइट होता है, बट क्वेश्चन वहाँ पर काफी प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए इंटरव्यू में,
और हॉबी का कोई पूछ रहा है तो हॉबी आपकी जो नेचुरल हॉबी रहे आप वो ही लिखिए। कुछ ना कुछ अपनी हॉबी अगर नहीं है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हॉबी किसी की होनी चाहिए जिससे माइंड रिफ्रेश भी होता है। नहीं, मेरा कोई फाउंडेशन बैच नहीं है। 1 ईयर इनफ फॉर एग्जाम विदाउट कोचिंग। मैं मतलब फिर से यही बोलना चाहती हूँ, आप कोशिश करिए, आप कोचिंग लीजिए, क्योंकि आप एकदम नए हैं इस एग्जाम में। आपको किसी का गाइडेंस मिलेगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे, आपका टाइम बचेगा। अगर आप खुद से पढ़ने जाएंगे तो आपको खुद डिसीजन लेने होंगे कि कौन सा सोर्स ले, कहाँ के नोट्स ले। तो आजकल रिजनेबल प्राइस में ऑनलाइन भी है, तो आप ज़रूर कोचिंग लीजिए। और अगर आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो 1 से 1.5 साल भी इनफ है एग्जाम के लिए, अगर आप वो गलतियां ना करें जो दूसरों ने करी है। डेफ कैसे बनाना चाहिए? डेफ के लिए तो पूरा फॉर्मेट फॉर्म देते हैं वो, तो उसमें जो चीजें हैं वो आपको फिल करनी होती है। रिवीजन आंसर राइटिंग के साथ करना बहुत अच्छी बात है। देखिए, रिवीजन करना एक अलग चीज़ है, आंसर राइटिंग अलग चीज़ है। जब आप रिवाइज कर रहे होते हो तो आपको सारी चीज़ें, सारे आपके पॉइंट कवर हो जाए उस पर फोकस करना होता है। और आंसर राइटिंग ऐसी चीज़ है कि जो आपको टाइम लिमिट में करना होता है, तो आप दोनों चीज़ें साथ में लेकर ही चलिए। और नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स देखिए, अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो आपको वहां से नोट्स मिलेंगे पूरे, और कोई आप परचेज कर रहे हो नोट्स, बट ये है कि मेंस जो है बिना शॉर्ट नोट्स के क्रैक नहीं हो सकता है, ये बात आप समझो, लिख कर ले लीजिए। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही हैं। हाँ, सभी सब्जेक्ट्स के अगर आप फर्स्ट पेपर है उसके आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे के जितने पेपर्स है उसके शॉर्ट नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के बनाइए ही। तो मेरे जो शॉर्ट नोट्स है से एक यूनिट का 15 से 20 पेज में मेरा कवर हो जाती थी एक यूनिट। और जब आप एक बार शॉर्ट नोट्स बनाना सीख जाते हैं तो आप डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। रिवीजन का मैं भी बता देती हूँ, बट सबसे पहले बता रही हूँ, जैसे शॉर्ट नोट्स है तो वो आप जरूर बनाइए। आप एक बार बनाना सीख जाए तो आप पूरा प्रोसेस फॉलो मत करिए कि पूरे लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं और उसके बाद शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक एक साल में एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो आप शॉर्ट नोट्स कोई भी, जैसे कि आप एक शब्द इसमें से कोई भी ले लीजिए, जैसे मनोवृत्ति है तो आप क्या करिए, एक पेज में लिखिए मनोवृत्ति बीच में, और उसकी साइड से पूरे ऐसे एरो बनाकर आप उसके डायमेंशन लिख सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, विशेषता, लाभ, हानि, महत्व, और इसके जो प्रशिक्षण है वो आप ऐसे करके पूरे डायमेंशन निकालिए। तो इस फॉर्मेट में आप शॉर्ट नोट्स बनाइए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, ऐसा मत करिए कि आप बिना शॉर्ट नोट्स के मेंस दे रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम में, कम टाइम में आप 10 यूनिट कवर करना वाकई में बहुत चैलेंजिंग होता है, और बिना शॉर्ट नोट्स के कोई नहीं कर सकता है ये। और को मेंस में भी आपको पूरी 10 यूनिट अच्छे से रिवाइज करके जानी है। ये नहीं करना है कि 5 से 6 यूनिट आपने कर ली और उसके बाद बाकी यूनिट्स को जनरल वे में रीड कर ले, ऐसा नहीं। आपके जो अभी जो फॉर्मेट चेंज हुआ एग्जाम का, तो उसमें स्पेस काफी कम रहता है आंसर राइटिंग के लिए, और जो कॉपी है वो काफी हार्ड भी चेक हो रही है, मैंने देखा। क्योंकि पहले आप देखते हैं कट ऑफ भी काफी हाई जाता था, मतलब 950 1000 से ऊपर भी मार्क्स चले जाते थे, और आजकल 900 800 की लाइन में मार्क्स रहते हैं। तो हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए? जैसे कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं टाइम देना चाहिए। जो 7 मार्क्स वाले होते हैं उसके लिए 3 मिनट, और 10 मार्क्स वाले होते हैं जो, उसके लिए 5 से 6 मिनट आपको देना चाहिए। और इससे ज्यादा टाइम अगर आपको लगेगा तो आपका पेपर छूटेगा। और कम टाइम कैसे लगेगा? तो आपको जितनी जल्दी चीजें रिकॉल होंगी एग्जाम में उतने फास्ट आप लिख पाओगे। तो चीजें जल्दी कैसे रिकॉल होंगी? जब आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो जितना अच्छे से रिवाइज करेगा उसकी आंसर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी और उसको उतने अच्छे में इसमें मार्क्स मिलेंगे। और अगर आंसर राइटिंग की बात करें, जैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो जैसे कोई विशेषताएं पूछी है तो मैं कोशिश करती थी कि मुझसे जितने पॉइंट बन सके मैं उसमें लिखती थी। तो 5 से 6 पॉइंट मुझे लिखने ही लिखने थे विशेषताओं में। और जैसे मान लीजिए कोई युद्ध पूछा गया तो उसको फिर मैं बॉक्स में बनाकर लिखती थी, कि साइड हेडिंग बनाकर कि
किस ईयर को हुआ, किन दो पक्षों के बीच में हुआ, उसे विजेता कौन हुआ, इसकी जानकारी किससे मिली, ऐसे। और 7 मार्क्स वाले भी पूरा मेरा फॉर्मेट में आंसर राइटिंग होती थी कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो के लिए मैंने 2 लाइन से ज्यादा का उसमें नहीं दिया है। और उसके बाद की पॉइंट, मतलब क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आपको कैसे आंसर लिखना है। किसी आंसर के आपको 6 से 7 ही पॉइंट आते हैं, तो आप उसकी साइड हेडिंग बनाएं हाईलाइट करके बॉक्स में, और उसके बारे में जो जानकारी है, फैक्चुअल है, जैसे भी आपको पता है वो लिखिए। पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं होता है। राइटिंग का महत्व बहुत है, क्योंकि मैंने ये भी सुधार किया। जैसे पहले मेरी राइटिंग बहुत छोटी थी और मुझे नॉलेज बहुत था, मुझे अच्छे रिव्यूज मिलते थे और काफी अच्छे फैक्ट भी मेरे आंसर्स में होते थे, लेकिन जब कोई पढ़ ही नहीं पाएगा वो आंसर्स, तो मार्क्स कैसे देगा। तो आपका आंसर ऐसा, राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बस समझ में आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं सबकी राइटिंग बहुत ही सुंदर हो। तो आप राइटिंग ऐसी लिखिए जो समझ में आए और पढ़ने में दिक्कत ना जाए। उसका जो साइज है वो मीडियम से मीडियम। तो आपको राइटिंग में इतना करना है कि आपकी कॉपी जो है साफ सुथरी दिखे और पढ़ने में आए, ज्यादा छोटे अक्षर आप ना लिखें, ऐसा। और जब 10 मार्क्स वाले जो आंसर्स रहते हैं उसमें आपको, आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो, उसमें 2 पेज का स्पेस रहता है, और उसमें जो भी है आप जैसे विशेषताएं लिख रहे हो, उसे बीच बॉक्स में अलग दिखना चाहिए, यानी कि वो। मेरा हिंदी मीडियम था। और ये प्रैक्टिस से ही होता है। मैंने राइटिंग जो है बड़ी करी, मैंने पेन चेंज करा, प्रैक्टिस करी लगातार। और मेरे फ्रेंड्स भी कॉपी चेक करते थे, वो लगातार आपको जब टोकते हैं कोई लोग कि आप आंसर राइटिंग जो है, अपनी राइटिंग जो बड़ी करो, तो उससे काफी असर पड़ता है। इसलिए मैंने बोला कि पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल का भी बहुत यूज होता है। बिगिनर्स के लिए जैसे कि डिपेंड करता है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आप मेन से स्टार्ट करो, आप एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको अगले साल एग्जाम देना है, मान लीजिए से अभी ये वाला प्रीलिम्स नहीं देना है, तो फिर आप एनसीईआरटीज मत पढ़ो। उसके लिए आप का ये होना चाहिए कि आप किससे बेटर से बेटर, आपको आसानी से जो सिलेबस वाइज है, आपको हमेशा सिलेबस लेकर बैठना है। इसका एक एक वर्ड जो है, इसके सारे डायमेंशंस कवर करने हैं। और जहाँ से भी आपको जो नोट्स अच्छे लगे, हाँ मैंने कोचिंग लगाई थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैंने पहले विवेचना आईएएस से करी थी और फिर सारांश आईसीएस से भी मैंने मेंटोरशिप लिया था। तो ये चीजें हैं, अगर आप भी कोचिंग लगाइए। और बिगिनर्स के लिए देखिए, आंसर राइटिंग की क्लासेस काफी यूट्यूब पर भी चलती हैं, और आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी आपको बताएंगे ही। तो उस जब हमने तैयारी स्टार्ट करी थी, तब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से हमें जानकारी नहीं मिल पाती थी कैसे आंसर राइटिंग करना है, तो हम बहुत कंफ्यूज रहते थे। पर आप लोग सब बहुत लकी है जो आपको टॉपर्स टॉक करने का मौका मिल रहा है, और इतने सारे चैनल्स हैं, मेंटोरशिप है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उन सबसे गाइडेंस लीजिए। रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन और ऐसे के बारे में बता देती हूँ। रिवीजन का ये है कि आपने जो, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स एक बार याद करे फिर दूसरे दिन आपने वापस नोट्स उठा के रीड कर लिया और आपका रिवाइज हो गया, ऐसे रिवीजन नहीं होता है। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, आपको मेंस में जो है वो कैसे आप आंसर राइटिंग करोगे। आपको वहां पे आपके नोट्स थोड़ी मिलेंगे कि आप प्रश्न पढ़ रहे हो और आप नोट्स पढ़ के आंसर लिखते हो, ऐसा थोड़ी होगा। आपको तो बिना देखे लिखना होगा ना, तो रिवीजन भी वैसे ही होना चाहिए, बिना देखे। तो आपको जो है बिना देखे कोई भी टॉपिक उठा ले आप, जैसे मनोवृत्ति उठा लिया, और फिर उसकी कोशिश करिए आपको उसके बारे में क्या क्या याद आ रहा है, आप उसको शॉर्ट में कीवर्ड्स उसके लिखते गए, मतलब उतना आपको समझ में आया है। और फिर जो चीजें समझ में नहीं आई उसको आप नोट से देख ले, कौन सी चीजें आपको रिकॉल नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है,
फाउंडेशन के साथ आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में होती है। मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी है, मैंने मिडाइवल हिस्ट्री की बस पढ़ी थी एनसीईआरटी। और एग्ज़ाम के लिए अप्रॉक्स जो है इसका सिलेबस इतना जो वास्ट है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो इसके लिए कम से कम 10 महीने तो लगते हैं मेंस का सिलेबस कवर करने में। और फिर उसको याद भी करना होता है, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने होते हैं। तो कम से कम अगर प्रॉपर अच्छे से अगर मैं बोलूँ तो कम से कम 2 साल का समय लग सकता है पूरे सिलेबस को कवर करने में, प्रीलिम्स और मेंस का। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेंस पर फोकस करें। और अब क्योंकि जो मेरिट लिस्ट है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके होती है। और जब आपका मेंस स्ट्रांग रहेगा तो आप प्रीलिम्स को अच्छे से उसके जो क्वेश्चन से डील कर पाएंगे। एनालिटिकल अगर क्वेश्चन आ गए तो वो भी आपसे बन जाएंगे। न्यूज़पेपर को कैसे फॉलो करें? तो न्यूज़पेपर में आप अपना सिलेबस आप बार बार देखिए, आपको से समझ में आएगा आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको हर चीज़ पढ़नी है। और उसमें जो भी काम की चीज़ आए, जैसे कि प्रीलिम्स में अगर हम देखते हैं तो जैसे युद्ध अभ्यास होते हैं वो आते हैं, कोई प्रमुख बन रहे होते किसी आयोग के, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो चीज़ें आप नोट करते जाएं। और मेंस के लिए अगर एक चीज़ और जो थी, मैंने पहले नहीं करी थी अपने आंसर राइटिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, जो मैं करंट अफेयर पर ध्यान नहीं देती थी मेंस के लिए। जबकि करंट अफेयर आप मेंस के लिए आपको पढ़ना चाहिए, उससे आपके आंसर्स यूनिक बनते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर ले, या फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल है जो ओनली आईएएस एक्सटेंडेड करंट अफेयर्स का, तो वो मैं डेली उससे नोट करती थी चीज़ें। तो उससे मेरे आंसर्स काफ़ी यूनिक बने और नए फैक्ट्स मुझे मिले सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें मैंने करी है, जिससे इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग अगर मैं करूँ तो मैंने बताया डेली मैंने 20 से 21 मिनट की दी है। और जब मैं रिवीजन करती थी वो भी लिख के करती थी। पॉइंट आंसर राइटिंग में बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। तो पॉइंट्स आपको आंसर राइटिंग में इतना उलझना नहीं कि आंसर राइटिंग क्या होता है, आंसर राइटिंग क्या होता है। ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है जो पूछा जा रहा है, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है उसकी प्रकृति डायरेक्ट ही पूछते हैं किसी भी सब्जेक्ट की विशेषता बताओ, इसका महत्व बताओ। तो आपको 7 मार्क्स वाला जो है उसमें 2 लाइन का इंट्रो लिखना है, जिसमें आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद जो पूछा उसको एज इट इज बता दीजिए। अगर आपको किसी के 10-12 पॉइंट पता है तो छोटा सेंटेंस बनाइए और ऐसे लेफ्ट राइट करके अगर आप लिख दें तो 10 पॉइंट उसमें आ जाएंगे। और निष्कर्ष जरूर लिखे, पूरा स्ट्रक्चर वे में आंसर लिखे। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं आंसर राइटिंग तो बिना टाइमर के करिए पहले, और बिना टाइमर के करिए, चेक करवाइए धीरे धीरे। फिर जब थोड़ी उसकी प्रैक्टिस हो जाए तब आप टाइम लिमिट में करिए, एक एक स्टेप बढ़ के करिए। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है। बुलेट्स अलाउड है, बट मैं नंबर ही डाला करती थी उसमें। और मैंने अगर बहुत ज़्यादा ऐसे 7 मार्क्स में फ्लो चार्ट्स वगैरह नहीं यूज़ करे हैं, वो मैंने 10 मार्क्स में यूज़ करे हैं, क्योंकि स्पेस इतना नहीं रहता है। और अभी की जो कॉपीज चेक हो रही है उसमें आपके आंसर की क्वालिटी देखी जाती है, नॉलेज देखा जाता है कि कितना आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो आप पॉइंट में आंसर लेके जो पूछा गया है वो लेके प्रॉपर इधर उधर। संस्कृत कोड्स को आप अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश में ही लिखिए तो वो बेटर होगा। आफ्टर सिलेक्शन चैलेंजेस, अभी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो मुझे भी नहीं पता वो चीज़। 2026 के लिए जैसे अभी एग्ज़ाम अगर फरवरी में होता है, वो आपकी तैयारी पर देखिए डिपेंड करता है। अगर आप कितने समय में खुद प्रीलिम्स कर सकते हैं, आप काफ़ी टाइम से जैसे लगे हुए हैं, काफ़ी 3 से 4 साल आपको हो चुके हैं, तो 2 महीने भी इनफ है प्रीलिम्स के लिए। और अगर आप नए हैं तो आपको फिर प्रीलिम्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट जो है कॉमन सब्जेक्ट जो प्री और मेंस में आते हैं, जैसे एमपी की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो वो आप
दोनों को कॉमन लेकर चल सकते हो, उसे मेंस पर्सपेक्टिव से ही आप तैयार करें। तो आपको जब मेंस आप पढ़ने जाएंगे, तो अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो मेंस में आपको अलग से उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो अगर अगर जो नए सब्जेक्ट सोशियोलॉजी वगैरह ऐड हुए हैं, अगर आपके उसके नोट्स नहीं है, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप उसको अच्छे से टाइम दे पाओगे। और टाइम शेड्यूल कोई पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो मेरा ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं रहता था कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे, 12 घंटे। बट मैंने ऐसा घड़ी देखकर पढ़ाई नहीं करी है। मैं मतलब कोशिश करती थी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा पढ़ाई में ही जाए। और जब मैं थोड़ी थक जाती थी तो ब्रेक भी लेती थी, और उसके बाद जो है थोड़ा सा पढ़ के फिर सो जाती थी। मैं मॉर्निंग पर्सन रही हूँ, मैंने रात को पढ़ाई नहीं करी है ऐसा 1-1, 2-2 बजे तक। मैं जल्दी उठ जाती थी और मेरा दिन जल्दी स्टार्ट होता था। इंटरव्यू के लिए जब आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद जो टाइम मिलता है वो इनफ होता है, पहले से उसके लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में कम मार्क्स आ रहा है तो उसके लिए देखिए, इंटरव्यू में आप ऐसा डायमेंशन उसमें भी मैंने बना लिए थे, जैसे कि अब मेरा जिला, मैंने जिससे ग्रेजुएशन करा है वो सब्जेक्ट, और मेरी हॉबी क्या है, मेरे नाम का अर्थ क्या है, करंट अफेयर्स, इंडिया के भी, एमपी के भी, प्लस भारतीय संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 5 से 6 डायमेंशन मैंने निकाल लिए थे। और मैंने इंटरव्यू के लिए भी प्रॉपर नोट्स बनाए थे, और उसको मैं किस तरह से प्रेजेंट करूंगी उसकी मैं प्रैक्टिस करती थी, मिरर प्रैक्टिस। और मैंने इंटरव्यू में मुझे भी बहुत लगता था, क्योंकि मेरी भी इतनी आदत नहीं है बात करने की, तो मैंने इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बार मैंने मॉक दिए। और तैयारी पूरी नहीं भी हो पाई फिर भी मैंने मॉक दिए, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी वहाँ बोलने की। तो आप भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें और खुद से भी अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते तो अच्छा रहेगा। इतना भी ऐसा नहीं पढ़ना है, किसी ने लिखा है सर फटने लगता है पढ़ पढ़ के, तो इतना भी ऐसा नहीं पढ़ना है कि आपके स्वास्थ्य के साथ आप किस तरह का कॉम्प्रोमाइज करें। आपका हेडेक होता है तो आप थोड़ा सा नैप ले ले, उसके बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स सॉल्व कर दिए हैं। और यूपीएससी टाइम चैनल को मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। और आप सभी के साथ मेरी बेस्ट विशेज़ है कि आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए पॉजिटिव रहे और आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख पाए। मेरी बेस्ट विशेज़ सबके साथ है। थैंक यू सो मच।